इस साल का सबसे बड़ा शो जो कि स्पाई यूनिवर्स में आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, फैमिली मैन। फैमिली मैन का सीजन 3 आ चुका है, जिसका कहानी बिल्कुल फ्रेश है, एकदम नया नया माल है। ये पूरा सीजन 1 और सीजन 2 की रिकैप मैं नहीं दूंगा क्योंकि कहानी का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट कैरेक्टर वही रहेंगे। तो अगर आपने सीजन 1 या सीजन 2 नहीं देखा तो उसका रिकैप यूट्यूब में जाके देख लीजिए। तो चलिए हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे, फैमिली मैन सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन हम शुरू कर रहे हैं। सीरीज के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कोहिमा, नागालैंड। नागालैंड का हमको एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कुछ ट्राइबल ग्रुप्स मिलके एक ओकेजन पे अपना रिचुअल प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर हम देखते हैं उनका एक लीडर भी है जो कि उधर बैठ के अपने एक साथी से बात कर रहा होता है। वो ये बोलता है कि दिल्ली से हमारा बात हो चुका है, हमारे इस शहर को वो लोग अच्छा करना चाहते हैं, एक ट्रीटी वो साइन करवाना चाहते हैं। अगर हम उनसे ट्रीटी साइन कर लेते हैं तो हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि इन सब में कुछ नहीं रखा है। हमारे आगे की जनरेशन को हमको आगे बढ़ाना है। वो लोग पूरे नागालैंड नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि स्टेडियम एकदम भरा हुआ है, लोग उनको देखने के लिए आए थे। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि उधर बैठी हुई थी, उसके बैग में कुछ तो था। उस बैग के चीज को एक्टिवेट करके उधर से चुपचाप निकलने लगती है। फिर एक आदमी के बाइक में वो बैठती है और तुरंत जब वो बटन दबाती है, बूम, ब्लास्ट हो जाता है। फिर उधर से कहानी शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है श्रीकांत और शुचि को, जिन्होंने नया घर ले लिया है। उनके बच्चे धृति और अथर बड़े हो चुके हैं और दोनों हमेशा फोन में ही चिपके रहते हैं। श्रीकांत हम देखते हैं कि एक तमिल पंडित द्वारा बोला मंत्र उसको नहीं बोला जा रहा, क्योंकि बंदा तो तमिल नहीं है ना, वो कैसे बोल पाता। वो बस हर एक चीज के बाद बोल देता है मामा। मतलब क्या, आपने जो बोला वो सेम टू सेम। आसान रास्ता श्रीकांत हमेशा ढूंढ ही लेता है। ऊपर से श्रीकांत के बारे में आपको पता है, बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते। मतलब जब तक पापा रूड ना हो जाए तब तक तो बच्चे ऐसे फ्रैंक हो जाते हैं मानो उसके खुद के बच्चे हो। और पीछे हम जेके को भी देखते हैं जो कि मैट्रिमोनियम वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बना चुका है और अपने दोस्तों को ये बोल रहा है, भाई मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं मेरी शर्टलेस फोटोज को देख के, जो कि मैंने बीच एरिया में खिंचाए थे। अभी तो मेरा टाइम शुरू हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि श्रीकांत के ऑफिस से और एक हायर अथॉरिटी के एक ऑफिसर आते हैं जो कि शर्मा जी होते हैं। वो एक कॉकरी सेट लाए थे। वो आते ही श्रीकांत को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और ये बोलते हैं फाइनली तुमने घर ले लिया। वो बोलते हैं सर मैं कहाँ ले पाया, मेरा होम लोन तो आपने अप्रूव ही नहीं किया। ये तो सूची की वजह से हुआ, उसने लोन अप्रूव किया अपने नाम पे, फिर जाके ये घर मैंने ले पाया। और आप लोग क्यों लोन नहीं अप्रूव करते, कितने बड़े बड़े मिशन हमसे कराते हो। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है पीएम का भवन, जहाँ पर हम पीएम को देखते हैं जो कि ये बोलती है सीधे मुद्दे की बात करूंगी, नॉर्थ ईस्ट के कोहिमा में जो हुआ इसमें किसका हाथ है। तब हम देखते हैं कुलकर्णी जी बोलते हैं मैं मुझे लगता है ये कोई स्पिंटर ग्रुप का काम है जो कि नहीं चाहते कि हम लोगों में और उन लोगों में ट्रीटी साइन हो। और हम एक डिफेंस के आदमी को देखते हैं जो कि उनका एडवाइजर है। वो बोलते हैं मैम मुझे लगता है कि इसमें चाइना का हाथ है और ये प्रोजेक्ट 1 का हिस्सा है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि इतना वेल प्लान तरीके से ये करा गया है। और वो ये भी बोलते हैं मैम हमको जवाब देना चाहिए, हमारा ताकत हमें भी थोड़ा दिखाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कुलकर्णी जी बोलते हैं हमको और ज्यादा सोचना चाहिए मैम, क्योंकि इससे हमारा प्रोजेक्ट साहकार को प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हमने बहुत टाइम से कड़ी मेहनत किया है। प्रोजेक्ट साहकार ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जहां पर नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग एरिया में जहां पर ऐसे लोग रहते हैं और ग्रुप रहते हैं जो कि देश का अच्छा नहीं चाहते। मतलब आप समझ पा रहे हो, उनको एक साथ करके एक ट्रीटी साइन करवाना और इंडिया के साथ एकजुट बन के काम करवाना, ये है प्रोजेक्ट साहकार का मेन मोटिव। और इसमें चाइना का भी फायदा है। चाइना म्यांमार एरिया के बॉर्डर एरिया पे कुछ कुछ गांव ऐसे सेटअप करे हैं जो कि वो हमेशा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं नॉर्थ ईस्ट के और उधर दंगा फसाद करते हैं, इसलिए कि इधर अगर दंगा फसाद होगा तो उनको फायदा रहेगा, इंडिया बिजी रहेगा इन सारी चीजों को करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जब भवन में मीटिंग खत्म होता है तभी पीएम से जाके बात करते वही डिफेंस के वो ऑफिसर, वो बोलते हैं सर मैम चाइना को हमको जवाब देना चाहिए, इसलिए जो शिपमेंट चाहिए वो हमको मंगवा लेना चाहिए द्वारकानाथ से। तब वो बोलते हैं उनका बजट ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है, अगले साल देखेंगे ना आपको बड़े खिलौना से खेलने की मौका जरूर मिलेगा। और ऐसा तो नहीं है चाइना कल ही उठ के हमारे साथ वार घोषणा कर देगी, तो थोड़ा आप वेट करिए, क्योंकि कुलकर्णी ने प्रोजेक्ट साहकार के लिए बहुत मेहनत किया है और ये मेरे इमेज के लिए भी सही है। फिर उधर से सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमको लंदन में द्वारकानाथ को दिखाया जाता है, जहां पर हम कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो कि उसके साथ बातचीत ऐसे कर रहे थे कि मानो उसको उनका बात मानना ही पड़ेगा। और ये बोलते हैं कि पीएम बासु आपकी दोस्त है, शिपमेंट क्यों अब तक अटका पड़ा है, अब तक तो ऑर्डर हो जाना चाहिए। तब वो बोलता है सबसे पहले वो एक पॉलिटिशियन है, ये लोग किसी के भी सगे नहीं होते। डोनेशन जब मैं भारी भारी देता था तब इनको लेने में बहुत मजा आता था, अभी शिपमेंट का टाइम वो रुक चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ उससे भी ये
लोग नहीं घबराए। तभी हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर बोलते हैं कि जल्दी अगर अपने ऑर्डर नहीं किया तो हम दूसरे किसी पार्टी को ये देने के लिए सोचेंगे। और हाँ, आपकी कंपनी के ऊपर एसीसी का नजर भी है, आपके ऊपर भी भारी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तभी हम देखते हैं पीछे से मीरा नाम के एक लड़की आती है और बोलती है ये जरूर होगा, वॉर का सिचुएशन जब होगा इंडिया को ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उधर से मीरा निकल जाती है और वो अपने एक सीक्रेट अड्डे पे पहुंचती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक स्नाइपर खड़ा हुआ है अपने गन ताने हुए किसी लड़की के ऊपर, और पूरा मॉनिटर पे मीरा देख रही है और उसके साथ बात में कोऑर्डिनेट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक ऑर्डर मिलता है कि उस लड़की को न्यूट्रलाइज कर दो, लड़की को मार दिया जाता है। फिर हम देखते हैं मीरा बोलती है अच्छा हुआ कि वो मर गई, क्योंकि हमारा आगे का रास्ता फिर साफ हो चुका है। फिर हमको डेस्कटॉप पे खुला हुआ मिलता है जो जनरल अंसरी है उसको मारा था समीर ने, और इस केस को देख रही थी नसरीन जो कि एक्स ISI ऑपरेटिव है, और उसको आज मार दिया गया। मतलब समीर का रास्ता क्लियर हो गया। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको श्रीकांत और जेके को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपने सरकारी ऑफिस में जाते हैं, जिसके बैक डोर में सीक्रेट एजेंट टास्क का ऑफिस होता है। पहुंचने के तुरंत बाद श्रीकांत को बुला लिया जाता है और कुलकर्णी सर उसे सब कुछ बताते हैं और ये बोलते हैं कि प्रोजेक्ट साकार क्या है, और उसे ये भी बोलते हैं कि तुमको मेरे साथ कोहिमा जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में, रेडी हो जाना। और श्रीकांत तो एक पैर में रेडी हो जाता है और ये बोल देता है ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी को भी मत बताना। फिर श्रीकांत उधर से बाहर जाता है और अपने दोस्त जेके को बोलता है मुझे जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। फिर जेके जब पूछता है क्या हुआ भाई थोड़ा बता दे, वो बोल देता है भाई कॉन्फिडेंशियल है, समझ सकता है ना तू। वो बोलता है तेरे बेने बीच क्या कॉन्फिडेंशियल भाई, तुझको याद है ना जब तू ऑफिस में बैठ के कीबोर्ड चला रहा था ना, तू फोन करके टास्क के बीच में मुझे पूछता था कि भाई क्या हुआ, किसी को गोली मारा क्या किया, तब तुझे भी हो रहा था ना फोमो लोलो मोमो, और मुझे भी हो रहा है। तब श्रीकांत बोलता है पता है चला कैसा लगा, पर मैं तुझे नहीं बताऊंगा। दूसरी जगह हम सूची को देखते हैं जिसके कंपनी वाले आए थे एक डील करने के लिए एक चाइनीज कंपनी के साथ। मतलब अरविंद का जो एक स्टार्टअप था वो अभी सूची और उसके बाकी के टीम देख रहे हैं। अरविंद इधर नहीं है, अरविंद इधर से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो चुका है। चाइनीज इन्वेस्टर कन्विंस हो जाता है, शियोंग कैपिटल और श्रिंकमी अब से पार्टनर है। सूची और उसकी बाकी टीम बहुत ज्यादा खुश थे। जगह हम देखते हैं श्रीकांत अपने बेटी के कमरे में जब जाती है उसे पूछती है कि बेटा क्या चल रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ कोई प्लाकर वगैरह लिख रही थी। बेटी ने दरवाजा मुंह के ऊपर बंद कर दिया। फिर जब अपने बेटे अथर्व से उसने पूछा, वो बोलता है अका अब से ऐसे ही रहने लगी है, अका अब बहुत कुछ कर रही है एक साथ, वो कॉलेज में लीडर भी है, ऊपर से एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी कुछ कर रही है, इसके साथ बहुत सीधे सोशल कॉज भी वो करती है, और अब वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो चुकी है। हाँ, उनके साथ बहुत सारे ग्रुप्स भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत भी कंफ्यूज है भाई, उसका बेटी क्या सब कुछ कर रही है और उनको ये भी नहीं पता कि ये कहाँ जाती है कहाँ आती है। फिर हम देखते हैं कि सूची आती है, अथर्व पूछ ही लेता है कि आप लोग आमने सामने क्यों बात नहीं करते, सिर्फ लोगों के सामने आप लोग प्रिटेंड करते हो। दोनों ही उसे डांट लगा देते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जेके डेट में जाता है, जहाँ पर पहले डेट में उसकी फुसकी बम निकल जाता है, क्योंकि बंदा आया था शादी के लिए पर लड़की आई थी नॉर्मल हुकअप के लिए, क्योंकि हैशटैग लगाया था ना एक जो कि उसको पता ही नहीं था, जो कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट का था, और उसने सोचा कि बस स्टाइल से लगाया है सारे लोगों ने, उसने भी लगा दिया। दूसरी जगह हम टास्क के ऑफिस में जोया अली को देखते हैं, जिसका कि फिर से एक इंटरव्यू राउंड चल रहा है और एक टेस्ट लिया जाता है कि वो फिट है इस जॉब के लिए या नहीं। 3 साल हो चुके हैं वो गैस वाले चेंबर वाले घटना को लेके, जहाँ पर उसकी कोवर्कर मिलन मारा जा चुका था। उसके लिए वो दोषी तो एक आदमी को मानता है, पर जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसको वो बाईपास कर जाता है। मतलब वो सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि श्रीकांत को वो दोषी मानता है और श्रीकांत बाहर बैठ के सब कुछ देख रहा था। वो बस ये पूछता है इसका फिजिकल वगैरह कैसा है। वो बोलती है फिजिकल एकदम टॉप नॉच है, पर आपके हाथ में है कि आप अप्रूव करना चाहते हो तो वो टास्क में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। वो बोलती है ये शातिर स्पाई है, इसको आ जाना चाहिए टास्क में, और अप्रूव कर देता है। पर जोया इन लोगों से कुछ बात नहीं करती। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, हमको मीरा को दिखाया जाता है कि जो कि लंदन में समीर से मिलता है। समीर मिलते ही उनको थैंक यू बोलता है, क्योंकि रास्ते का कांटा उन्होंने हटा दिया है। अंसारी को मारने के बाद उसके पीछे लग गई थी वो लड़की, पर उसको हटा दिया गया है, ये केस अब क्लोज हो जाएगा। इसके बदले मीरा बोलती है मुझे भी कुछ चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, और तुम लोग पाकिस्तान वाले अभी चाइना की मदद लेके ये सब कुछ कर रहे हो ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर नॉर्थ ईस्ट का दंगा नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़े बड़े डील रुके हुए हैं। तब वो बोलता है हाँ नॉर्थ ईस्ट में एक आदमी है जो कि ये काम कर सकता है। हमको तब रुकमा को दिखाया जाता है, वो अभी किसी आदमी को मार रहा था क्योंकि उसके शिपमेंट के ऊपर उसका नजर था। इस आदमी ने चाइना से ऑटोमेटिक गन ऑर्डर किया था, रुकमा ने उसको डिलीवर किया और उसी के गन लेके उसी के सामान को लूटने लगा था। तो रुकमा उसको कैसे छोड़ देता, फिर उसको उसने खत्म कर दिया। फिर रुकमा के पास एक कॉल आता है जो कि रैबिट करके एक लड़के का होता है, जो कि ये डील लाया था लंदन वाली। वो बोलता है कि 2 मिलियन ये मिलेंगे, तुमको ये काम करना पड़ेगा। रुकमा सीधा बोलता है 5 मिलियन, इससे काम नहीं करूंगा और कोई भी नहीं कर सकेगा, अगर मैं नहीं कर सका तो, ये तुझे पता है रैबिट। तो उसी बात में डील तो फाइनलाइज हो जाता है। हम दूसरी जगह देखते हैं कि अथर्व के फोन में एक ऐप नहीं चल रहा,
तभी सूची को जब वो बोलता है कि इंटरनेट क्या हुआ सूची बोलती है कि इंटरनेट तो सही चल रहा है। तभी हमको एक न्यूज मिलता है कि चाइनीज ऐप के ऊपर बैन लगा दिया गया है। 59 या 69 ऐप बैन हो गए हैं। तब सूची का जो श्रिंकिट ऐप था वो भी बैन हो चुका है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि श्रीकांत और कुलकर्णी जी कोहिमा पहुंच चुके थे हेलीकॉप्टर लेके। और उधर हम देखते हैं जब श्रीकांत उतरता है उसको सामने सलोनी दिखता है जो कि उसके पिछले ऑपरेशन में भी था। सलोनी जब उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों इधर आए, जो कि एक टास्क का स्पेशल ऑफिसर है, वो बोलता रहे ऐसे ही आ गया ना। कुलकर्णी जी बोला कि चलो घूम के आते हैं। श्रीकांत मैं घूमने के लिए चला आया और कुछ नहीं है सलोनी। फिर कुलकर्णी और श्रीकांत गाड़ी लेके जाते हैं डेविड कुजो से मिलने के लिए, जो कि इधर सबसे बड़ा गैंग लीडर है और वो ये चाहता है कि ट्रीटी साइन हो जाए और बाकी गैंग वालों को भी वो बुलाएंगे। और कुलकर्णी से डेविड का बहुत पुराना रिश्ता है, 20 साल से एक दूसरे को वो जानते हैं। और एक बार डेविड को श्रीकांत ने भी बचाया था जब ये लोग एक क्रिटिकल पोजीशन पे फंस चुके थे, तो श्रीकांत को भी ये अच्छे से जानते हैं। ये लोग बातचीत कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं एक गैंग का ग्रुप आ जाता है इनके अड्डे पे, जो कि और कोई नहीं डेविड का पोता होता है स्टीफन। वो आते ही बोलता है दादू मैं आपको ये डील साइन करने के लिए नहीं दूंगा, ये पीस अगर हो गया तो हमको इनके तलवे चाटने पड़ेंगे, ये जो भी बोलेंगे हमको करना पड़ेगा। और एमसीए इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। वो बोलता है कि एमसीए क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, एमसीए हमेशा एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन था और देखो तुमने आज उनको क्या बना दिया है। स्टीफन बोलता है तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इनसे मिल जाते हैं, पीस ट्रीटी को साइन कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब डेविड बोलते हैं बच्चों को इधर शिक्षा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि हमारा कंट्री मतलब इंडिया कर सकता है। और कुलकर्णी को मैं 20 साल से जानता हूँ, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा और जो कुछ भी उसने प्रॉमिस किया है वो जरूर होगा। तब वो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कुलकर्णी को और श्रीकांत को बोलता है इधर से जल्दी भाग जाओ नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। इस बात पर डेविड उस पर हाथ उठा देता है और वो बहुत गुस्से से उधर से स्टीफन निकल जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि रैबिट से जाकर रुकमा मिलता है और ये बोलता है ये हाई ऑफिशियल से अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये लोग हमारे पीछे लगेंगे। और कोहिमा में वो अटैक होने के बाद इंटेलिजेंस और ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। रैबिट बोलता है भाई अब कर लोगे, इसीलिए आपको ये काम दिया गया है। फिर हम देखते हैं वो लोग ओएलबी इक्विप्ड हो जाते हैं और वो कॉनबॉय को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत सारे कॉनबॉय थे जो कि आज ट्रीटी साइन करने वाले थे। कर्नी ने डेविड को समझाया तुम्हारा पोता अभी जवान है बट वो भी ये शांति पीस ऑर्डर को जरूर मानेगा। तभी हम देखते हैं कि रुकमा के आदमी लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और पहले एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ते हैं जिससे पीछे वाला गाड़ी जो है पूरा उड़ जाता है। श्रीकांत और बाकी के लोग अलर्ट हो जाते हैं और दोनों ग्रुप के बीच बहुत ज्यादा फाइट होता है और गोलीबारी चलता है। पर ये लोग उतने वेल इक्विप्ड नहीं थे तो एक एक करके श्रीकांत के सारे लोग मरने लगे और डेविड के भी। डेविड को इस सब चलते हुए गोली लग जाता है और हम देखते हैं कि कुलकर्णी सर को भी एक गोली लगा है। श्रीकांत कैसे भी करके क्रॉस फायरिंग करके कुलकर्णी सर को गाड़ी में ले लेते हैं। डेविड को उधर उसे छोड़ते ही और कुलकर्णी सर को लेके वो भागना शुरू कर देता है, पर ये लोग भी बाइक से इनके पीछे पड़े थे। रुकमा फिर से उनके ऊपर गोलियां चलाता है और गाड़ी में बॉम्ब सेट कर देता है जिससे गाड़ी ब्लास्ट होता है और कुलकर्णी जी और श्रीकांत बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। श्रीकांत बहुत घायल हालत में गाड़ी के अंदर ही होता है और कुलकर्णी जी बाहर आकर जब गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं उनको गोलियों से भून दिया जाता है। रुकमा अपना मास्क हटाता है और श्रीकांत उसे देख लेता है। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है जेके को, जो कि न्यूज देख रहा था। न्यूज में वही दिखा रहा था डेविड खुजो और एनआईए चीफ कुलकर्णी मर चुके हैं और ये खबर देख के मानो जेके को शॉक लगा था क्योंकि उधर तिवारी भी था। फिर उसे पता चला कि तिवारी को हॉस्पिटलाइज करा गया है। वो उधर सीधा धीमापुर चला जाता है और तिवारी को मिलता है पर उसको होश नहीं आया था। उसी के साथ तिवारी का घर का माहौल भी ठीक नहीं था क्योंकि सुची को पता था कि उसका पति क्या करता है। इस वजह से जब टीवी में आया कि कुलकर्णी सर मारे जा चुके हैं उसको अपने पति की याद सताने लगी और टेंशन होने लगी। वो बहुत बार जेके को भी कॉल किया, तिवारी को भी कॉल किया, पर श्रीकांत ने ना कॉल उठाया ना जेके ने रिसीव किया। फिर उसे भी डर लगने लगा और उसके बेटी को भी पैनिक अटैक आने लगा था। पर इसके बारे में अथर्व को कुछ नहीं पता कि उसके पापा किस चीज के लिए काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि श्रीकांत को होश आता है और वो जेके को देखते ही मानो शॉक हो जाता है और ये बोलता है मैं जिंदा हूँ और कुलकर्णी सर किधर है। जेके बोल देता है कि कुलकर्णी सर तो नहीं बचे और ये सुन के मानो उसका दुनिया उजड़ चुका था क्योंकि श्रीकांत के लिए कुलकर्णी सर एक फादर फिगर थे, उसको मेंटोर फादर की तरह मानते था श्रीकांत। फिर एक एक करके जब जेके पूछने लगा कि तेरे साथ क्या हुआ था, बंदा पहले तो फ्लैशबैक चला जाता है, अपने लाइफ के बारे में बताता है, अपने पुराने जो गर्लफ्रेंड्स थे उसके बारे में बताता है। फिर जेके बोलता है तुझे सब कुछ याद है बट उस दिन क्या हुआ तुझे वो नहीं याद है। फिर वो याद करने की कोशिश करता है और एक एक करके बताना शुरू करता है। वो बताता है किसी ने हमारा एग्जैक्ट लोकेशन का पता दिया होगा, नहीं तो इतने एक्यूरेसी से हमको ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। फिर वो दिमाग पे जोर डालता है जिस आदमी को उसने देखा था जिसने कुलकर्णी सर को गोली मारा था। फिर वो अपने टीम को बुलाता है और ये बोलता है एक लिस्ट निकालो जो कि नॉर्थ
ईस्ट का ना हो, क्योंकि वो दिखने में नॉर्थ ईस्ट का नहीं लग रहा, पर उनके नाम पे कोई वारंट या पहले से कोई केसेस हो। ऐसे हिट लिस्ट निकालो। 4-5 लिस्ट मिले थे जिसमें से हमको रुकमा में मिलता है, पर वो पहले पहचान नहीं पाता। फिर जेके उसे थोड़ा ट्रोल करते हुए ये बोलता है, तिवारी तू बुढ़ा हो चुका है, तू पहले किसी को देख लेता था ना, फोटो की तरह तुझे याद रहता था, अब तो बुढ़ा हो चुका है। बंदे को ईगो में लग जाता है और सुसु करते टाइम उसे याद आता है कि हाँ मैंने तो इस लड़की को देखा था, ये तो वही लड़का है जो कि फोटो में था और जिसने कुलकर्णी सर को मारा था। फिर सलोनी को बुलाया जाता है क्योंकि वो इधर बहुत टाइम से पोस्टेड है और जगह की चप्पा चप्पा की नॉलेज है उसे। वो बताती है इसका नाम रुकमा है, जब वो छोटा था उसको एक समूह ने पकड़ लिया था, मानो किडनैप कर लिया था। उस बंदे ने अकेले एक किचन नाइफ से उन लोगों को मार डाला था, इसके लिए उसे ब्रेवरी अवार्ड भी मिला था। उसके बाद उसने फोर्सेस ज्वाइन किया, फोर्सेस में भी इसके बहुत सारे मेडल्स है, पर बाद में पता नहीं किसी नशीली पदार्थ के डीलिंग में वो घुस गया, आज वो बहुत बड़ा रैकेट चलाता है इधर। दूसरी जगह हम रुकमा को देखते हैं जिसकी शहर से दूर एक गाँव में एक छोटे से एरिया में एक गर्लफ्रेंड रहती है। गर्लफ्रेंड का एक बच्चा भी होता है जो कि रुकमा का नहीं होता। गर्लफ्रेंड के साथ वो समय बिताती, पर गर्लफ्रेंड एक ही नारा लगाए हुए है कि मुझसे शादी कर लो, मेरे बच्चे का क्या होगा इसके बाद। जो ऐसे हम घूमते फिरते मिलते हैं, लोग अच्छा नहीं बोलते, ये भी स्कूल में जाता है, इसका भी फ्यूचर है, लोग क्या करेंगे, और अगर तू आगे मर गया तो क्या होगा। रुकमा बोलते हैं मुझे कोई मार नहीं सकता। ये बंदे भी सॉलिड है, ये बोल देती है पाब्लो एस्कोबार को भी लगता था उसे कोई मार नहीं सकता, पर बंदा तो मर गया ना, उसने एटलीस्ट उसके गर्लफ्रेंड से शादी तो किया था, तू तो वो कर ले। फिर उसके लिए वो खाना बनाने के लिए चली जाती है और हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि उसे जाके बाबा बुलाती है। फिर रुकमा बोलता है भाग इधर से, मैं तेरा बाबा नहीं हूँ। ये बंदा का पूरा स्क्रू ढीला है, बच्चे से कैसे बात करते वो भी नहीं पता। दूसरी जगह मेजर समीर को देखते हैं जो कि मीरा से मिलता है। वो बोलता है कि मैंने आपका काम बहुत अच्छे से कर दिया। मीरा भी उसके काम से बहुत ज्यादा खुश है, पर वो दोनों में डील खत्म हो चुका है। पर मेजर समीर चाहता है कि उस प्लान में उसको शामिल किया जाए, क्योंकि क्या प्लान है उसको पता करना था। अलग ही चुलो इस बंदे का। पर मीरा भी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बोल देती है माइंड योर ओन बिजनेस, भाई भाग जाओ, तुम्हारा जो काम था पैसे तुमको मिल गया, अब तुम जा सकते हो। दूसरी जगह हम श्रीकांत को देखते हैं जिसको कि सलोनी कॉल करके बोल देती है कि उसका एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम नीमा है, और पूरा एग्जैक्ट लोकेशन भी दे देते हैं। श्रीकांत अभी जा रहा है कुलकर्णी जी के फ्यूनरल पे। उससे पहले उसने सूची को भी फोन करके अपना अपडेट दे दिया कि वो बिल्कुल सही है। कुलकर्णी जी के फ्यूनरल पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि उधर पीएम जी भी आते हैं और पीएम उनको श्रद्धांजलि देने के बाद चली जाती है, पर उनसे रिक्वेस्ट करती है श्रीकांत मैडम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने हैं इस केस के बारे में। मैडम बोल देते हैं आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ श्रीकांत जी, आपके लिए मैं जिंदा हूँ, आपने मेरा जान बचाया था। और अपने सेक्रेटरी को बोल देती है कि एक मीटिंग फिक्स कराओ श्रीकांत जी से, हम डायरेक्टली बात करेंगे। उधर से वो चली जाती है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि उधर मैडम जी चले जाने के बाद श्रीकांत से वो सेक्रेटरी पूछता है कि क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है, मैडम जी से क्या बात करना है पहले मुझे बताओ। फिर वो बताता है कुलकर्णी जी को रुकमा करके एक आदमी ने मारा है जो कि एक बहुत बड़ा नशे का कार्टेल चलाता है। सेक्रेटरी जी बोलते हैं तुम्हें सही से याद है ना, वही था ना, मुझे जितना मेरे इंटेल से पता है ये एमसीए ने किया है, मतलब उसके खुद के पोते ने स्टीफन ने ये काम किया है, आज वो छुप के बैठा हुआ है, उसको हम जल्दी ढूंढ लेंगे श्रीकांत, तुम्हारे पास अगर प्रूफ हो ना तो मुझे पहले सबमिट करो। फिर हम देखते हैं फ्यूनरल पे जोया आती है और जोया से जाके श्रीकांत बोलता है ज्वाइन कर लिया तुमने। जोया बोलती है हाँ सर मैंने ज्वाइन कर लिया है। दूसरी जगह लंदन में हम देखते हैं द्वारका मीरा से बोलता है कि कोई एक एजेंट है जो कि रुकमा के पीछे पड़ा हुआ है, कोई तो एक नाम है। मीरा बोलती है उतना इंपॉर्टेंस मत दो, कोई भी एजेंट हो हम निपट लेंगे उससे, पर उसका नाम क्या बताया तुमने। वो फिर बोलता है कोई श्रीकांत मिश्रा। दूसरी जगह हम रुकमा को देखते हैं जो कि अपने गर्लफ्रेंड नीमा के साथ होता है और उसी दिन रात में उसका लोकेशन को ट्रैक करा जाता है और हमारे एनएसजी के बेस्ट कमांडर उधर अटैक कर देते हैं। उधर जब गोली बारूद हो रहा था नीमा को चोट लगता है और बहुत सारा ब्लड लॉस की वजह से वो मारी जाती है, पर उसका जो बच्चा था बॉबी उसको लेके रुकमा उधर से निकल जाता है। रुकमा भी उधर घायल हुआ था। दूसरी जगह मेजर समीर को देखते हैं जो कि फिर से कोशिश कर रहा था प्लान जानने की और वो सीधा मीरा को कॉल लगाता है। मीरा बोलता है नहीं अब तो मैं संभाल लूंगा, एक एजेंट है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पर उसको हम जल्दी ढूंढ लेंगे। मेजर समीर के पूछने पे वो नाम जब बताता है मेजर समीर मुस्कुराता है और बोलता है इससे मेरा पुराना नाता है, यह घाव की तरह है, पूरा शरीर खत्म कर देगा तुम्हारा। पर मीरा उससे मदद नहीं मांगती। वो जब फिर डेटा निकालती है पता चलता है श्रीकांत तिवारी का पूरा फैमिली बैक स्ट्री, उसके पेरेंट्स क्या करते थे, वो क्या करता है, उसके बच्चे क्या करता है, सूची क्या करते हैं, सब कुछ पूरा डेटाबेस वो निकाल लेती है। फिर अगले दिन सूची का लाइव टीवी में एक इंटरव्यू था। इंटरव्यू इस वजह से जो एप्लीकेशन उसने बनाया था उसमें फॉरेन इन्वेस्टर मतलब चाइनीज इन्वेस्टर का 60% पैसा रखा हुआ था। ऐप तो बैन हो चुका है, अब
उसके ऊपर उसका क्या बयान है उसके लिए लाइव इवेंट रखा गया था। बच्चे और श्रीकांत घर बैठ के देख रहे थे। सुची तो पहले सब कुछ सही सही जवाब दे रहे थे और आपको पता है पैनलिस्ट में ऐसे भी लोग रखे जाते हैं जो कि उसका विरोध करेगा। विरोध चल रहा था, सुची आंसर दे रही थी। उसके बाद अचानक से प्राइवेसी को लेकर जब बात आता है तभी हम देखते हैं एंकर एक फोटो सामने रख देता है। फोटो किस बात का? फोटो है डिवोर्स पेपर का जो कि श्रीकांत और सुची का था। और ये देख के सुची को गुस्सा आ जाता है, आपको ये फोटो कहां से मिला और आप मेरे पर्सनल चीज को क्यों टेलीविजन पे दिखा रहे हो? तब वो एंकर भी बोलता है, मैम आप हमारे यूजर के डेटा को जब चाइनीज एप्लीकेशन को बेचते हो तब आपको कोई ऐसा ख्याल नहीं आता कि प्राइवेसी लॉस हो रहा है, इस बात पे आपको आ गया। तो श्रीकांत को भी शौक लगा कि ये फोटो टेलीविजन पे कैसा गया उस एंकर के पास, और सुची ने भी सबको मिडिल फिंगर दिखा दिया। पूरे टेलीविजन के अंदर उधर से उठ के चली गई। फिर हम देखते हैं कि धृति के कॉलेज में भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। उसके फोटोज वीडियोज अपलोड किए जाते हैं जो कि एक पीआर स्टंट होता है, आपको पता है, और अथर्व के स्कूल में भी वही किया जाता है। श्रीकांत इस चीज के गंभीरता को समझते हुए वो बोल देता है कि हमारे ऊपर किसी ग्रुप ने नजर रखा है, नहीं तो एक साथ फैमिलीज के इतने मेंबर के साथ ये सब कुछ नहीं होता। और अपना सच्चाई अपने बेटे को भी वो बता देता है कि मैं एक स्पाई हूँ और एक एजेंट हूँ। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि रैबिट के पास सीधा रुकमा पहुंचता है और उसे गन दिखा के बोलता है कि मेरा नाम लीक किसने किया है। वो बोलता है, भाई मेरा तो हिम्मत ही नहीं है आपके बारे में कहीं पर भी जाके कुछ बोलूं, क्लाइंट के एंड से कुछ हुआ है या नहीं बताया मुझे। फिर रुकमा क्या कहता है, उसके कान में गोली मार देता है क्योंकि बंदा भी घायल था और उसकी बंदी भी मारी जा चुकी थी। वो बोलता है, जल्दी मुझे नाम चाहिए। दूसरी जगह हम श्रीकांत को देखते हैं जो कि ऑफिस जाते ही दो हायर अथॉरिटी के ऑफिसर उससे पूछने लगे थे कि तुमने जो इन्वेस्टिगेशन हॉस्पिटल में शुरू किया था वो प्रोटोकॉल तुमने कैसे शुरू किया? कुलकर्णी जी के मौत के बाद तुमको सीधा ऑफिस आना था, तुमने तो हॉस्पिटल में पूरा सेटअप कर लिया। एस जी को लोकेशन का टिप देना, उधर उनको भेजना, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। कोई भी ऑर्डर तुमको नहीं आया था। तुम एक चश्मदीद गवाह हो और तुम भी शक के घिराव में हो। तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे, अपने फैमिली को भी कहीं पर नहीं भेजोगे। मान के चलो तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी चल रहा है, आज से तुम सस्पेंडेड हो। श्रीकांत भी तब शॉक में चला गया। जिस डिपार्टमेंट की वजह से उसने इतना सब कुछ किया, उसने गोली तक भी खाया और आज उस डिपार्टमेंट ने ही उसको शक के घिराव पे खड़ा कर दिया और आज वो एक सस्पेक्ट बन गया। और दूसरी जगह हम रुकमा को देखते हैं। रुकमा वो बच्चा मतलब बॉबी को लेके उसके दाऊ दादी के घर चला जाता है, थोड़ा पैसे देता है पर उसके दाऊ दादी नहीं मानते, बोलते हैं कि मेरी बेटी कब कब मारी जा चुकी है। रुकमा गन निकालता है और उस बच्चे को उधर छोड़ के जब जाने ही वाला था वो बच्चा उसे पकड़ लेता है और बाबा पुकारता है। फिर रुकमा उसे गाड़ी में लेके अपने साथ चला जाता है। फिर हमको एनआईए ऑफिस में दिखाया जाता है जहां पर हम जोया को देखते हैं जो कि आगे पुनीत से मिलता है जो कि उसका पुराना टीम मेंबर था, जो कि पहले श्रीकांत के लिए ये सारे लोग काम किया करते थे। तब हम देखते हैं पुनीत बोलता है कि यतीश करके एक नया एनआईए ऑफिसर आया है जो कि कुलकर्णी जी के असैसिनेशन को देख रहा है और श्रीकांत सर को भी मॉनिटर कर रहा है। दूसरी जगह हम नागालैंड में देखते हैं जहाँ पर चूबा करके एक लड़का था जो कि उस कॉनबॉय को पहले बाइक से पीछा कर रहा था, उसको पकड़ लिया जाता है सतीश द्वारा और उसके एनआईए टीम द्वारा। वो स्टीफन के लिए काम करता है। वो बोलता है कि स्टीफन सर के लिए मैं काम करता हूँ पर हम लोगों ने कोई गोलीबारी नहीं किया है। एमसीएन के तरह कपड़े पहन के कुछ अलग लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है, पर सतीश नहीं मानता, उसको बहुत टॉर्चर करता है। दूसरी जगह में स्टीफन को देखते हैं जो कि अपने दादू के मौत को लेके बहुत परेशान है और उसने सारे लोग को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह कर रहा था अपने इलाके में और उसके खिलाफ वारंट तो निकल चुका था। तो सतीश भाग जाता है उसको पकड़ने के लिए, पर उस टाइम में ही उधर से स्टीफन निकल जाता है और बोलता है मेरा दादू का बदला मैं लूंगा, जिन्होंने भी उनके साथ ये सब कुछ किया है जल्दी वो सब कुछ बाहर आएगा। मेजर समीर दूसरी जगह हम देखते हैं पता करने की कोशिश कर रहा था कि ये मीरा कौन है और ये क्या करना चाहता है, इसलिए उसने MI6 के एक ऑफिसर को भी बुलाया था जो कि इसके साथ मिला हुआ था। वो उसको टिप दे देता है कि इस लड़के के बारे में सब कुछ पता करो और रुकमा को भी वो कॉल करके ये बोलता है जो क्लाइंट के लिए तुम पहले काम कर रहे थे मैंने तुमको कॉन्टेक्ट दिया था, उससे आगे से काम मत करना। तो रुकमा बोलता है ये धमकी दे रहे हो या बोल रहे हो? वो बोलता है कुछ भी समझ लो। फिर रुकमा का भी एटीट्यूड हुई है, बत्ती बनाओ और डाल लो, क्योंकि रुकमा का भी पर्सनल चीज उससे जुड़ चुका है। उसके गर्लफ्रेंड रीमा उधर मारी जा चुकी है और उसको नाम दे सकता है वही लड़की जिसने कांटेक्ट और टिप दिया था, मतलब किसके वजह से उसके गर्लफ्रेंड की जान गई। श्रीकांत फिर अकेला बैठ के हम देखते हैं दारू वगैरह पीते हैं। फिर उसके सारे दोस्त उधर ज्वाइन करते हैं, मतलब उसका पुराना एनआईए टीम। वो बोलता है हमारे सिस्टम में जरूर कुछ ना कुछ बग होगा क्योंकि हमारा जो लोकेशन है सब कुछ ट्रैक हो रहा है, मुझे ये लगता है। पुनीत को बोलता है तुम डेटाबेस को हैक करो और पता लगाओ क्या कुछ हो रहा है। पुनीत जब ऑफिस में नेक्स्ट दिन डेटाबेस वगैरह हैक करता है, चेक करता है, उसे कुछ शॉकिंग पता चलता है। वो पहले एक फेक मैट्रिमोनियम अकाउंट बना के जेके से मिलने के लिए चला जाता है और जेके का फोन फेंक देती है बोलते हुए कि तुम्हारा फोन बग है, और ऊपर से श्रीकांत सर का भी फोन बग करा गया है। उनको अलग अलग मोबाइल दिया जाता है और श्रीकांत तो तब मिलने जाने वाला था पीएम को क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट वगैरह भी था। पीएम ने बोला था
जब वो एयरपोर्ट में बैठा हुआ होता है उससे मिलने के लिए चला जाता है जेके, और जेके जाके बोलता है कि भाई तेरा फोन बग है। उसका फोन फेंक देता है और फोन ले लेता है। अभी पुनीत को ऑफिस में पता चल चुका है कि सतीश ने अरेस्ट वारंट ले लिया है श्रीकांत के बारे में, और वो सीधे एयरपोर्ट जा रहा है। और ये बात जो फोन करके ऑलरेडी बता देता है जेके सर को, और जेके श्रीकांत को। श्रीकांत को उधर से तब निकलना था, वो अपना फोन जो पुराना था बग वो एक लड़के के बैग में डाल देता है, जो कि सीधा फ्लाई कर जाता है और वो उधर से भाग जाता है। और जेके ऊपर से उसके फैमिली को लेके घर के ताला मार के निकल जाता है। अब लग रहा है थोड़ा स्पाई स्पाई खेलना। श्रीकांत और उसकी पूरी फैमिली ट्रेन से निकल गए थे। ट्रेन में उन्होंने अपना फेक आईडीज वगैरह प्रेजेंट किया, टिटी को भी शक नहीं हुआ। दूसरी जगह पीएम बासु को पता चल गया कि श्रीकांत का अरेस्ट वारंट निकला है, वो भगोड़ा है अब, तो उनसे मिलना तो ना रहा। और दूसरी जगह मीरा को देखते हो जो कि सीधा रुकमा को कॉल करती है और बोलती है मैंने तुमको पहला काम दिया था और वगैरह वगैरह। फिर डिटेल शेयर किया जाता है। फिर रुकमा बताता है मुझे बस एक नाम चाहिए, किसने ये सब कुछ किया। मीरा श्रीकांत तिवारी का नाम बता देती है और इसी के साथ ही बोलता है कि फेज 2 अब शुरू होने वाला है, इसके लिए तुमको मैंने $500,000 सेंड कर दिए, बाकी तुम जो बोलो। उसी जगह हम जोया को देखते हैं जो कि सतीश के टीम को आके ज्वाइन करती है और ये बोलती है कि श्रीकांत सर पुराने कुछ भी आईडीज यूज नहीं करेंगे, उनके और एक नए नए आईडीज है जो कि आप ट्रैक कर सकते हो। क्योंकि उसको भी श्रीकांत से बहुत ज्यादा खुन्नस था, क्योंकि उसके दोस्त का जान चला गया था श्रीकांत तिवारी की वजह से, जो कि वो अभी भी मानता है कि श्रीकांत अगर उस दिन कॉल उठा लेते तो आज मिलन जिंदा होता। उस आईडीज को भी चेक करा जाता है, तब पता चलता है चेन्नई जाने वाली ट्रेन ने उन लोगों ने इस आईडीज का यूज किया है, तो आरपीएफ को बता दिया जाता है। और बीच में ही वो उतर जाता है आसाम एरिया में। और रुकमा को तो फेज 2 के बारे में पता चलता है। फेज 2 ये था जो पीएम बासु है वो आने वाली है नागालैंड एक दौरे के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनको उन लोगों से मिलना चाहिए। ज्यादा वायलेंस होने के बाद अगर पीएम जाती है उधर दौरे के लिए तो लोगों को अच्छा लगेगा और ज्यादा उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। इस जगह हम श्रीकांत को देखते हैं जो कि अपने पूरे फैमिली के साथ नागालैंड पहुंच चुका था। एक सेफ हाउस में सलोनी उनको लेके चले जाते हैं, क्योंकि सलोनी श्रीकांत का पुराना दोस्त है। और श्रीकांत और जेके लग जाता है स्टीफन को ढूंढने के लिए, क्योंकि स्टीफन ही इन सब के ऊपर से पर्दा खींच सकता है। दूसरी जगह हम रुकमा को देखते हैं जो कि अपना वही सो कॉल्ड बेटे बॉबी को लेके उधर घूमता रहता है और देखता रहता है कैसे वो सब कुछ करेगा। उसको तब पता चलता है कि छोटे छोटे बच्चे भी यूनिफॉर्म पहन के उधर आने वाले हैं, और उसका जो बच्चा था मतलब बॉबी का साइज भी उतना ही था, तो बॉबी के बैग में वो बम वगैरह डाल देता है और बॉबी को बोलता है बैग जगह रख देना, फिर बाबा के पास फिर से वापस आ जाना। बॉबी उधर बैग तो रख देता है, बीच में बंदा आइसक्रीम खाना शुरू कर देता है और उसको रास्ता नहीं मिलता, और ये देखते हुए उधर से भागते हुए रुकमा आ जाता है। पर कुछ ही मिनट के टाइम उधर पीएम भी पहुंच जाता है। फिर वो तुरंत अपने बच्चे को उधर से उठा लेता है और ट्रिगर दबा देता है। फिर बूम, फिर से टीवी में डिबेट वगैरह शुरू हो जाता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट था क्या सीएम के नेक्स्ट जीतने के लिए। बासु को लेके बहुत ज्यादा मीम बनाया जाता है क्योंकि उनको खरोज भी नहीं आया। तभी फोर्सेस इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर बोलते हैं कि मैडम सर हमको इंटेल मिला है कि स्टीफन छुपा हुआ है कि एरिया में, हम हमारे आदमियों को भेज के उसको निकाल सकते हैं, उसने में भी आपके ऊपर यह हमला कराया है। पीएम बासु ये बात सुन के मान जाता है और एक फोर्स क्रिएट किया जाता है उधर हमला करवाने के लिए। दूसरी जगह मीरा को देखते हैं जो कि नागालैंड पहुंच चुकी थी अपने प्राइवेट जेट से। उधर उसके लोग भी लेने के लिए आए थे। तब उधर रुकमा भी पहुंचता है और बोलता है कि मुझे भी एक सेवा का मौका दीजिए मैम। रुकमा के साथ वो बैठ जाता है। रुकमा पूछते ये लोग कौन है, वो बोलते ये बेस्ट एंड बेस्ट है, मुझको कुछ भी नहीं होने देंगे। रुकमा उनके आंखों के नीचे से मीरा को गाड़ी से निकलते हुए लेके जाता है और बोलता है ये आपके बेस्ट लोग है, मैं तो आपको ऐसे ही लेके आ गया पर अब मेरे साथ सुरक्षित। फिर मीरा को उधर से रुकमा लेके जाता है और एक सेफ हाउस में, और जहाँ पर हम देखते हैं कि पीएम बासु के केबिन में चल रहा था अटैक की सूचना, कैसे अटैक करेंगे, कब अटैक करेंगे, किस लोकेशन पे करेंगे, और मेजर विजय को इसका दायित्व दिया गया। वो अपने टीम के साथ जाएंगे और उन लोगों का खात्मा कर देंगे और नेक्स्ट दिन बड़े बड़े पेपर में लिखा जाएगा। फिर हम देखते हैं रुकमा और मीरा एक साथ होती है, उन दोनों में बातचीत होता है जहाँ पर इस बच्चे को लेकर बात आता है। रुकमा सब कुछ बताता है। मीरा के बारे में भी उसने पता कर लिया था कि तुमने शादी किया बस पैसे के लिए, तुम्हारा जो पति है वो एक आर्म्स डीलर है और वो हर एक कंट्री को आर्म्स वगैरह सप्लाई करते हैं, तो पैसे की तुम लोगों के पास कोई कमी नहीं है। तो जगह हमको ये भी पता चलता है यतीश और उसके पूरे एनआईए टीम इंक्लूडिंग जोया वो लोग पहुंच चुके थे नॉर्थ ईस्ट पकड़ने के लिए श्रीकांत तिवारी को। और हम देखते हैं कि जोया और यतीश के बीच में थोड़ा नजदीकियां बढ़ते हुए लड़कियां होते ही इमोशनल है, वो मिलन के बारे में बताते हुए रो देती है। फिर दोनों में थोड़ा किस हो जाता है। मीरा रुकमा को आगाह करती है कि इसके बाद हमारा जो मिशन है बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसके अच्छा उसे किसी सेफ जगह रख के आ जाओ। और रुकमा भी दिमाग से काम लेता है। फिर से उसके नानू नानी के घर इस बच्चे को छोड़ के आ जाता है। उसके नानू नानी पैसे उसको वापस कर देते और ये बोलते हैं मेरे नाती को पालने के लिए मुझे तुम्हारी पैसे की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि एनआई ऑफिस में एक मेल आता है।
एक मेल में एक कोई हैकर था जो कि बैठा हुआ था हुडी पहन के। वो बोलता है डेविड खुजो और एनआईए चीफ के हत्या के पीछे किसका हाथ है, हमारे पास पूरा एविडेंस है, हम जल्दी पब्लिश कर देंगे अगर 24 घंटे में हमको कोई रिप्लाई नहीं मिला तो। दूसरी जगह हम देखते हैं कि ये वीडियो मीरा और रुकमा भी देख रही थी और उसी के साथ तिवारी भी। तिवारी को जेके पूछता है कि भाई तुझे ये वीडियो एनआईए के ऑफिशियल मेल से कैसे मिला। तब तिवारी बोलता है मेरी भी कुछ दोस्त जान पहचान है जो कि मेरी भी थोड़ा हेल्प कर देंगे। फिर श्रीकांत पुनीत को कॉल करता है कि कहां से भेजा गया है, लोकेशन निकालो। उसी के साथ मीरा की टीम भी लोकेशन निकलने में लग जाता है। एक साइबर कैफे में बहुत टाइम तक उन लोग दूर में जगह बैठे हुए थे, श्रीकांत, जेकेवी और रुकमा के लोग भी। तब हम देखते हैं कि एमसी का एक कैडेट उसके अंदर आता है और कुछ अपलोड करना शुरू हो जाता है, मतलब फिर से कंप्यूटर एक्टिवेट हो जाता है। पुनीत को भी पता चलता है और रुकमा के टीम को भी। दोनों लोग उधर जाते हैं पर श्रीकांत पहले पहुंच जाता है और सब कुछ जाके बचाता है। मुझे पता है कि स्टीफन निर्दोष है और स्टीफन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको बचा सकता हूँ। मुझे पता है डेविड सर की हत्या में उसका कोई भी हाथ नहीं है। तुम लोगों को फ्रेम किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। अगर तुमको मुझसे मिलना है, ये रहा एड्रेस और मुझसे जल्दी मिलो। वो लड़की उधर से निकलने ही वाली थी, तभी हम देखते कि रुकमा के गैंग उधर आ जाती है और रुकमा के गैंग और तिवारी के गैंग के बीच में गोलीबारी हो जाता है। उसके बीच में वो लड़की सेफली निकल जाती है और दूसरी जगह में रुकमा और मीरा को देखते हैं। मीरा और रुकमा निकल चुके थे म्यांमार की तरफ। म्यांमार बॉर्डर एरिया में बहुत सारे गाँव हैं जो कि चाइनीज फंडेड करते हैं। उसमें से ये एक फिनिक्स गांव है जहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर से जाके रुकमा मिलता है। रुकमा को देखते ही वो बोलता है तुम अकेले आने वाले थे, तो ये लड़की कौन है। फिर हम देखते हैं कि मीरा बैग खोल के दे देते हैं जहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं। वो बोलते हैं मुझे 20 आदमी चाहिए। कमांडर बोलता है अगर बेजिंग को ये बात पता चला मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम्हारे तरह कोर्ट मार्शल वगैरह हम लोगों का नहीं होता। बोलते हैं ऐसे बहुत सारे गांव है, उनमें से वन ऑफ द गांव ये है और इन लोगों के लिए इंडिया बॉर्डर पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये टोटल आर्मी एरिया है जो कि चाइनीज फंडेड है और म्यांमार गवर्नमेंट के इधर कोई भी कंट्रोल नहीं है। मेजर बोलते हैं ये भी हमको बिलीव करवाना पड़ेगा चाइनीज गवर्नमेंट को कि ये मिशन 1 हो का पार्ट है, नहीं तो मेरा सलकरम हो जाएगा। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि पीएम वासु ने जो प्लान किया था कि एमसीए को जाके पकड़े गए एक लोकेशन पे, उधर एमसीए को पकड़ने के लिए कमांडर तो जाते हैं पर उन लोगों को ऑलरेडी पकड़ लिया जाता है, मतलब उनके ऊपर ही अटैक कर दिया जाता है और उनको बंदी बना लिया जाता है, जो कि और कोई नहीं यही फिनिक्स गांव के 20 सोल्जर थे जो कि रुकमा ने मांगे थे। और दूसरी जगह हम तिवारी को देखते हैं जिसके घर में अटैक होता है और उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। पीएम बासु भी तब शौक में चली जाती है कि ये आपका प्लान था, उधर तो एमसीए लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, जरूर कोई ना कोई है जो एग्जैक्ट लोकेशन बताया होगा। तब हम देखते कि एडवाइजरी लोग बोलते हैं कि मैम हमको ये बताना पड़ेगा कि म्यांमार की धरती पे हमारा कोई ऑप्स नहीं हुआ। दूसरी जगह हम श्रीकांत को देखते हैं जिनको की किडनैप कर लिया गया है, वो एमसीए ग्रुप के द्वारा किडनैप करा गया है, मतलब स्टीफन उनको सॉरी बोलता है, नहीं तो हम आपको ऐसे नहीं ला पाते, आप इजीली नहीं आते, इसलिए आपको हमने किडनैप कर लिया और हम हमारा लोकेशन का पता नहीं दे सकते थे। स्टीफन बोलता है वो वीडियो हमने ही बना है एमसीए द्वारा और हमारे पास प्रूफ है, और वो म्यांमार के वो लोकेशन जहाँ पर मीरा और रुकमा थे उनके फोटोज देते हैं। फिर वो बोलते थे तो रुकमा है पर ये लड़की कौन है, लड़की के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है श्रीकांत। ऊपर से वो शर्मा जी को भी कॉल करते हैं, शर्मा को फोन करके सब कुछ बताता है। शर्मा कॉल ट्रैक करने के लिए बोलता है पर वो बोलता है सर कॉल ट्रैक मत करिए, प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि आपको मिलेगा नहीं लोकेशन, इससे अच्छा आप इन्फॉर्मेशन सुनो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो मीरा के बारे में भी बताता है, उसके साथ रुकमा के बारे में भी, और ये बोलते हैं सर मैंने इतना कुछ किया, आज मैं ही गद्दार हो गया। दूसरी जगह मेजर समीर को भी देखते हैं जो कि वही गांव के कमांडर को कॉल करते हैं। भाई इसका कनेक्शन सबके साथ है, वो फिर से मना करता है पर कमांडर नहीं सुनता, बोलता है कि समीर आप खुद को बिजनेस से बिजनेस रखो। दूसरी जगह हम एमसीए कैंप में देखते हैं जहाँ पर श्रीकांत बोलता है कि हम म्यांमार बॉर्डर के उस गाँव में जाना पड़ेगा जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। हम पहले हमारे जवानों को निकालेंगे, फिर उनके ऊपर हमला करेंगे और रुकमा को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्टीफन बोल देता है कि ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक रूट पे बहुत ज्यादा पहरा हो चुका है। तभी हम देखते हैं श्रीकांत एक आदमी को कॉल करता है, हाँ चिल्लम सर को पहले कॉल करके बोलता है कि हाँ सर, फिर वो फोन कर देता है, फिर दूसरे फोन से वो फोन करता है। भाई एक सॉलिड रॉ एजेंट है, ठीक है। दूसरे फोन से फोन करते ही श्रीकांत बोलता है कि सर मुझे म्यांमार बॉर्डर के इस गाँव में जाना है। वो बोलता है कि सारे रास्ते मेरे पास नहीं होते और अगर तुमको सच में जाना है तुम्हारा मदद सिर्फ वही कर पाएगा, तुम्हारा दोस्त। ये बोल के वो तुरंत फोन काट देता है। श्रीकांत को भी पता था अगर उससे मदद मांगेगा तो फिर से माथामारी होगा क्योंकि वो पूरा पागल है। श्रीकांत फिर भी उसे कॉल करता है और दूसरी जगह हम देखते हैं कि सतीश को पता चल चुका था कि सलोनी है वो श्रीकांत के पूरे परिवार की मदद कर रहा है और सेफ हाउस में छुपे हुए हैं क्योंकि सलोनी के पीछे उसने पहले ही आदमी लगा दिए थे और जब उनका घर का पता चल जाता है वो सीधा उधर रेड मार देते हैं। श्रीकांत के पूरे फैमिली को अपने साथ ले लेते हैं और वारंट भी दिखा लेते हैं क्योंकि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो तो किसी की बात भी नहीं सुना जाएगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि मेजर समीर से और एक आदमी मिलता है जो कि इस्लामाबाद से होता है। उसके पास पक्की जानकारी थी कि मीरा का पति क्या करता है और ये दोनों क्या करना चाहते हैं। वो लोग एक डील करना चाहते हैं इंडिया के साथ जहां पर उनको भारी मात्रा में वो लोग आर्म्स वगैरह सप्लाई करेंगे और
इतने भारी मात्रा पे कि एक जंग छिड़ सकता है। अगर एक जंग छिड़ गया तो चाइना भी चुप नहीं रहेगा। चाइना अगर चुप नहीं रहा तो पाकिस्तान को भी अनफॉर्चुनेट इस जंग में आना पड़ेगा। पर अवाम के पास पैसे नहीं है चीनी खरीदने तक भी। तो अगर ये जंग हुआ और आर्म सप्लाई हो गए तो दोनों कंट्री के लिए नुकसानदायक है। सबसे ज्यादा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, और मेजर समीर ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी असला बारूद खरीदने का कुछ पैसा ही नहीं है, खाने तक के भी लाले पड़े हुए हैं। और दूसरी जगह हम शर्मा को देखते हैं जो कि पीएम बासु के सेक्रेटरी को कॉल करके सब कुछ बताता है जो टिप श्रीकांत ने उन्हें दिया है। तब सेक्रेटरी बोलते हैं श्रीकांत खुद भगोरा है, अगर उसे इतना सब कुछ पता है उसको सरेंडर करने के लिए बोलिए ना, और ये कॉन्स्पिरेसी भी तो हो सकता है ना। शर्मा बोलते हैं लड़की और स्टीफन के लिए एक रेड नोटिस जारी कर देते हैं। तब वो सेक्रेटरी कुछ टाइम के लिए उसे रुकना बोलते हैं और बोलते हैं मैं पीएम बासु से बात करके आपको बताता। फिर वो सेक्रेटरी सीधा कॉल द्वारका को करता है। असलियत में सेक्रेटरी द्वारका के लिए काम करता है। ये जो आर्म्स डील होंगे इसमें उसका भी फायदा रहेगा। वो बोलता है कि इधर सब कुछ उलट पुलट गया है, अगर एक रेड नोटिस जारी हो जाता है तो क्या होगा तुमको पता है। और मीरा उधर क्या करता है, और मीरा उधर म्यांमार में क्या कर रही है, उसका फेस रिवील हो चुका है। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता अगर ये बात लीक हो गया तो। द्वारका उसे शांत रहने के लिए बोलता है और ये बोलता है आई विल बी मैनेज, मैं सब कुछ देख लूंगा। सीधा वो मीरा को कॉल करते हुए बोलता है तुम जल्दी उधर से भागोगी और तुम लंदन भी नहीं आओगे और इंडिया के कहीं पर भी जाके नहीं छुपोगे, तुम एक अलग कंट्री में जाओगे, तुम्हारा वीजा वगैरह सब कुछ लग जाएगा, उधर से जल्दी निकलो। दूसरी जगह हम देखते हैं जोया को जो कि सलोनी से मिलने के लिए आती है और सब कुछ बताती है। असलियत में जोया श्रीकांत के लिए ही काम कर रही थी क्योंकि जिस फ्यूनरल में था उधर श्रीकांत उससे मदद मांगी थी और जोया पहले से श्रीकांत सर के लिए लॉयल थी। बोलती है सतीश के ऊपर मुझे भरोसा है, वो श्रीकांत सर के फैमिली को सेफ रखेगा। तो जगह हम श्रीकांत को और स्टीफन को देखते हैं उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पर उसके दोस्त ने बोला था आने के लिए। तभी उन लोगों को पुलिस घेर लेती है और पुलिस स्टेशन के जेल में डाल दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेके तिवारी को गालियां देते हैं तेरा कैसा दोस्त है जो कि पुलिस द्वारा हमको पकड़वा दिया गया। श्रीकांत बोलता है वो बीप तो है पर इतना बड़ा होगा मुझे पता नहीं था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अभी देखते हैं माइकल आता है जो कि विजय सेतुपति होता है और माइकल के बारे में आपको पता होगा अगर आपने फर्जी मूवी देखा होगा। माइकल काउंटरफिट नोट्स को पकड़ते हैं, मतलब जाली नोट्स को। माइकल फिर थोड़ा हंसता है और उसके साथ थोड़ा मजाक करता है, फिर उसको बोलता है कि काउंटरफिट नोट के रास्ते से तुझको ये आदमी भिजवा देगा म्यांमार, मतलब जहाँ से जाली नोट आता है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए इस रूट के बारे में माइकल को पता है क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर है। दूसरी जगह हम सतीश को देखते हैं जो कि श्रीकांत के पूरे फैमिली को जंगल के बीचों बीच एक हाउस में रखते हैं जो कि एक सेफ हाउस होता है। वो बोलता है मैम आपको बाहर खतरा है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके पति के पीछे पड़े हुए हैं, वो आपको भी हार्म पहुंचा सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इधर सही सलामत रहिए, जब खतरा टल जाएगा आप लोगों को मैं खुद श्रीकांत सर के पास लेके जाऊंगा। तो जगह हम देखते हैं कि ये लोग इधर से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको भी पता था कुछ तो फिशी है। अगर किसी किडनैपर को, अगर किसी गैंग को हमको किडनैप करना है तो ये सही जगह होगा। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि इधर से निकलने की बहुत टाइम, पर वो नहीं कर पाते। दूसरी जगह हम रुकमा को देखते हैं जो कि वो बंदी बने हुए सोल्जर के पास जाते हैं और ये बोलता है तुम लोगों को तो मौत की डर नहीं है पर तुम्हारे गवर्नमेंट तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और उन लोगों का एक वीडियो बना दिया जाता है जहां पर यह पता चलता है कि उन लोगों को बंदी बना लिया गया है। वीडियो पूरे सोशल मीडिया में आ गया और पीएम बासु भी ये देख चुकी है। पीएम बासु बोलती है कैसे भी करके मेरे पूरे सोल्जर्स को मेरे सामने ले आओ और उन लोगों को सही सलामत बचाना तुम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता, मुझे सोल्जर जिंदा चाहिए। दूसरी जगह हम देखते हैं कि श्रीकांत के फैमिली को रात में लेने के लिए कुछ और लोग आते हैं जहाँ पर हम सतीश और एक फॉरेस्ट रेंजर को देखते हैं। सतीश उस फॉरेस्ट रेंजर को गोली मार देता है और 2-3 राउंड ऊपर फायर कर देता है, मतलब सतीश इन लोगों से मिला हुआ है, मीरा के गैंग से। फिर सतीश बोलता है मेरे ऊपर गन तानो और उनके तरफ बढ़ो और दरवाजा खोलो, मैं बहला फुसला के उनको तुम्हारे गाड़ी में भिजवा दूंगा। पर उससे पहले इनको भनक लग चुका था कि इनके साथ कुछ न कुछ होगा। वो ऊपर वाले खिड़की से अदरब को भेज देते हैं। फिर दरवाजा खोलने के बाद ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। सतीश फिर उनके पीछे रुकमा के पूरे गैंग को लेके, वो लोग आगे आगे ये लोग पीछे पीछे कैसे भी उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी जगह सलोनी और जोया भी इनको ढूंढते हुए सतीश का लास्ट फोन लोकेशन वो लोग चेक करते हैं और वो लोग ब्रिज पे पहुंचते हैं जहाँ पर सतीश द्वारा चलाया हुआ एक गन शॉट से उनको पता चल जाता है कि ये लोग जंगल की तरफ है। वो लोग जब उनके तरफ बढ़ने ही वाले थे तब उधर सलोनी गोली चला देती है। सलोनी के ऊपर भी एक गोली चलता है जो कि सतीश चलाता है, उसके हाथ पे लगता है और तब सतीश के आमने सामने होते हैं जोया और सतीश को वो शूट कर देती है छाती के ऊपर। सतीश नीचे गिर जाता है और श्रीकांत के पूरे फैमिली को बचा लिया जाता है। सतीश फिर अगले दिन हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इस जगह हम देखते हैं कि ये वीडियो बाहर आते ही हमको ये पता चल जाता है कि म्यांमार गवर्नमेंट भी ये बता चुकी है कि इंडियन सोल्जर हमारे धरती पे क्या कर रहे हैं। तो वो क्या कोई सीक्रेट ऑपरेशन या कोई जंग की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कंट्री पे उनका कोई भी हक नहीं है और वो लोग नहीं आ सकते। और पीएम बासु के लोगों के मीम वगैरह फिर से बनना शुरू हो जाते हैं। पीएम बासु को ये सब कुछ देख के बहुत ही गुस्सा आता है और पीएम बासु बोलते हैं
अगर जंग हो तो जंग ही सही, कुछ भी हो जाए, चाइना आए या कुछ भी आए, द्वारका को फोन कर दो और असाइनमेंट रेडी करने के लिए बोल दो, क्योंकि हमारे जवान हमारे देश में वापस चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में मेरा हाल क्या होगा तुम लोगों को पता ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा कुर्सी चाहिए। दूसरी जगह मीरा को देखते हैं जो कि फिर से प्राइवेट प्लेन लेके दूसरी जगह चली जाती है और रुकमा इधर रुकती है नेक्स्ट प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। हमको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मीरा जाके सतीश का कन्फेशन लेता है कि तुमने ये सब कुछ किया क्या। सतीश कोई बैक स्टोरी नहीं सुनाता, वो बोलता है कोई भी सैड स्टोरी नहीं है, तनख्वाह जो है लोगों को बता नहीं सकते, ऊपर से मौत खून हमेशा हमारे सर के ऊपर रहता है। पूरा पैसा अगर मैंने कमा लिया, रिटायरमेंट का पेंशन जोड़ लिया, तो मैंने क्या गलत किया। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो पूरा रिकॉर्डिंग जाके सुना देता है शर्मा और बाकी टीम को एनआईए, जहां पर एनआईए टीम बोल देती है श्रीकांत के ऊपर से पूरा केस चार्जेस हटा लिया जाता है, वो एकदम क्लीन चिट है। पर उससे मिलेगा कौन, वो कहाँ है, किसको पता है। इस जगह हम देखते हैं कि श्रीकांत और उसके बाकी टीम जो है म्यांमार के गांव में घुस चुके थे और म्यांमार के गांव के एमसीए के कुछ लोग भी है। श्रीकांत जाके म्यांमार के उस गांव के पहले उस आदमी से मिलता है जो कि एमसीए के लिए काम करता है, पर उस आदमी के ऊपर भी किसी ने नजर रखाए हुए थे, वो थे रुकमा के लोग। और ऊपर से शर्मा जब आके पूछता है कि श्रीकांत किधर है, तुम लोगों को जरूर पता होगा, तुम उनके कोर टीम हो। फिर वो लोग बताना शुरू करते हैं कि वो म्यांमार गए हैं काउंटर फीट के पैसे के रास्ते से। फिर शर्मा भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। वो बोलता है कि श्रीकांत सर को आपके ऊपर भी भरोसा नहीं था। शर्मा भी तब शॉक हो जाता है ये सुनने के बाद। तो जगह हम देखते हैं कि उस गांव के कमांडर आगे रुकमा को वार्न करते हैं कि बेजिंग को ये सब कुछ पता चल चुका है, तुम अगर इधर कोई भी इंडियन का खून बहाओगे तो मैं तुमको पर्सनली आके तुमको मार दूंगा और जल्दी तुम्हारा ये सब कुछ साफ करके इधर से निकलो। फिर हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में श्रीकांत एमसीए के ग्रुप के द्वारा पूरे टीम लेके पहुंचते उस गांव में, पर उसको पकड़ लेते हैं पहले से ही रुकमा। रुकमा ने उस आदमी के पीछे लोग लगाए हुए थे जो कि श्रीकांत को और बाकी लोगों को इस गांव में ले आए थे, क्योंकि उसका भी नजर था कौन इस गांव से बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है। श्रीकांत और रुकमा आमने सामने थे। रुकमा बताता है तेरी वजह से मेरी बीवी मारी गई। श्रीकांत बोलता है तेरी बीवी भी है, मुझे पता नहीं था, और अगर मारी गई है ना वो मेरी वजह से नहीं, जब से वो तुझसे प्यार करती है ना तो तब से ही उसका डेथ सर्टिफिकेट लिख के घूम रही है। रुकमा बोलती है इन सबको कमरे के अंदर डालो और बंदी बना लो, इनको मारेंगे जरूर, अभी नहीं है। तब वो अपने टीम को बताता है कि यार कमांडर बोल दिया इधर कोई खून नहीं गिरेगा, इस लोगों को मारेंगे बट मिशन एक बार कंप्लीट होने जाने तो फिर उसके बाद। दूसरी जगह हम द्वारका को देखते हैं जो कि आ चुका था इंडिया, पीएम से मिलता है और डील फाइनलाइज हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कुछ और कमांडर जो कि रात के अंधेरे में आते हैं, गाँव में जो सोल्जर्स थे उनको गोलियां मार के इन लोगों को छुड़ा लेते हैं। तब स्टीफन बोलता है मैंने प्लान 2 रखा था, जहाँ पर मुझे पता था कि अगर 24 घंटे में पकड़ा गया तो और भी टीम एक्टिव करना पड़ेंगे। मेरे नानू ने मुझे बताया था हमेशा प्लान बी रेडी रखो। मैं जब इस गांव में पहुंचा था मैंने दादा को बता दिया था 24 घंटे में अगर मैं वापस नहीं आया तो आप टीम लेके आ जाना मुझे बचाने के लिए। वो बोलते हैं सिर्फ हमारे पास 8 मिनट का टाइम है क्योंकि इसके बाद सेकंड पेट्रोलिंग की गाड़ी आएगी। श्रीकांत बोलता है पहले हम सोल्जर्स को छुड़ाएंगे, फिर हम लोग इधर से निकलेंगे और रुकमा को तो मैं खुद गोली मारूंगा। फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा गोलीबारी होता है, इंडियन सोल्जर्स को भी छुड़ा लिया जाता है। वो सारे लोग उस जगह को पूरा साफ कर देते हैं, पर सेकंड पेट्रोलिंग का गाड़ी आते ही पता चल जाता है कि इस गांव में कोई ना कोई है, अलार्म बज जाता है। उसी के साथ हम देखते हैं रुकमा और बाकी के लोग भी एक्टिव हो जाता है। कमांडर भी अपने लोगों को लेके उनके तरफ आते हैं उनको मारने के लिए, रुकमा के लोग भी, पर वो लोग एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। रुकमा को सही लगा इधर से भागना, तो जब भागना शुरू कर देता है तिवारी उसे गोली मारता है हाथ पे। उन दोनों में थोड़ा आमने सामने फाइट होता है, तिवारी के पेट में भी गोलियां लगता है। और ऊपर से हम देखते हैं कि जेके बाकी लोगों को लेके इधर से निकल रहा था। तिवारी बोलता है मैं उसको मार के वापस आऊंगा। रुकमा भागता है बाइक से और तिवारी भागता है जीप से। तिवारी के पेट में गोली लगा था और रुकमा के हाथ में भी, दोनों ही घायल थे। रुकमा गाड़ी लेके निकलता है पर तिवारी तब अनकॉन्शियस हो जाता है और गाड़ी जंगल में जाके पेड़ में लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है अनकॉन्शियस होके। तिवारी किधर है किसी को नहीं पता। जेके बोलता है कि वो तो रुकमा के पीछे भागा है। पूरी फैमिली टेंशन में आ गया कि तिवारी किधर है। इस जगह मेजर समीर को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर लेके खड़ा हुआ था, जहाँ पर हम विंडो के सामने द्वारका को भी देखते हैं और एक बेड में बैठा हुआ मीरा को भी देखते हैं। वो किसको शूट करेगा पता नहीं है, पर गोली तो चलता है। इसके साथ फैमिली मैन सीजन 3 का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। इस पार्ट में भी कुछ न कुछ सस्पेंस रखा गया है, नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है कि पूरा खुलासा होगा। ये मे भी 2 पार्ट में सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि सीरीज ही इतना बड़ा है। आपको ये सीरीज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए अपना ओपिनियन। वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे पूरे सीरीज की एक्सप्लेनेशन एक साथ पाने के लिए सबसे पहले। तो दोस्तों आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं।
हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं, तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे। हर दिन के 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।